गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्योरी सीरीज 9 फॉर द पेपर 2। प्रीवियस थ्योरी सीरीज में हमने 1 to 8 कवर कर लिया है, जिसमें हमने 1 to 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ में हमने जो आपको सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है, थ्योरी सीरीज पर बेस्ड है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उन सुपर टेस्ट सीरीज में थ्योरी सीरीज से तो क्वेश्चन रहते ही हैं, साथ ही साथ जो अदर क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं वो भी वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस एग्जाम। तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप सभी सीरीज को देखते रहिए और सारी एक्सप्लेनेशन को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो पीडीएफ जो है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट पीडीएफ को आप रिवीजन के लिए ही यूज़ कीजिए, बिकॉज पीडीएफ से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। जब एग्जाम में 5 to 7 डेज रहेंगे तब आप उस पीडीएफ को यूज़ कीजिएगा। अभी के लिए आपको वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप जो है इसको कंटिन्यूसली देखते रहिए, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होता रहे और कंटिन्यूटी बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 4 से रिलेटेड टॉपिक 5 कवर करेंगे, जिसमें मेंशन है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हम कवर करेंगे। और साथ में इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स मेंशन है आपके सिलेबस में वो सब हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज ये करंट अफेयर से भी डील करता है टॉपिक। साथ साथ ये पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर 2 में भी आ सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है रिलेटेड विद दिस वीडियो, तो आप वीडियो खत्म होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन से पुट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। तो कुछ एस्पिरेंट्स हमसे लगातार जो है डाउट्स पुट कर रहे हैं विद इंस्टाग्राम आल्सो, तो वो क्या करते हैं, जो भी इनके डाउट होते हैं वो साथ साथ उसको पुट कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कैंडिडेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप सब भी, आपको इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं टाइमली, तो आप भी इसका बेनिफिट लें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थ्योरी सीरीज 9। तो स्टार्टिंग टुडेज थ्योरी सीरीज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो बोथ कैंडिडेट्स जो हैं इसको देख सकते हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उनको बुक नहीं मिल पा रही है तो वो इन सीरीज को अच्छे से देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड विथ थ्योरी सीरीज या टेस्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे पुट करते रहिए, आपके सभी डाउट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा, पर्यावरण प्रभाव आकलन से रिलेटेड जरूरी सूचना देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि EIA को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों लाया गया। तो सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि पर्यावरण को एक भारी क्षति को देखते हुए, मतलब कि इन्वायरमेंट को एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड पब्लिक का ये कंसर्न था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को जो है इस पे फोकस किया जाए और इससे रिलेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स लाए जाएं। तो पर्यावरण की भारी क्षति को देखते हुए सरकारें या जनता जो है विकासात्मक गतिविधियों को पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंतित थी, जिससे रिलेटेड ये इम्पैक्ट असेसमेंट रूल लाया गया। तो सबसे पहले जो इसका मेन इम्पोर्टेंट मोटिव है लाने का, वो ये है कि इसमें एसेस करना था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, और जो मैकेनिज्म है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के उससे रिलेटेड जो है उसको लागू करना था, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो EI को जो है इंट्रोड्यूस करने के पीछे यही एक मेन रीजन था कि जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड उनको मैकेनिज्म्स को कैसे डील किया जाए, जिससे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू किया जाए। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो EIA क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टूल है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो अराउज होते हैं ड्यू टू द प्रपोज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से, उसके लिए लागू किया जाता है और ये सजेस्ट करता है कि कैसे मिटिगेशन मेजर्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जा सके। तो EIA को जो है विकास गतिविधियों से जो उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरण प्रभाव होते हैं उनका अनुमान लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो रणनीतियां रहती हैं उससे रिलेटेड सुझाव देने में ये एक उपकरण की तरह हेल्प करता है। तो EIA एक टूल है, ये आपको ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो हम आज कवर करेंगे।
पहले इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि EIA को इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इसकी शुरुआत हुई भारत के अंदर। तो 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया EI को। उसके बाद जो EIA है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन को एनहेंस किया गया। जो भी उससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको लागू किया गया, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया सभी डेवलपमेंटल सेक्शंस को। कब से? 1941 से, जो हमारी कंट्री के अंदर चल रहे थे, तो उनके ऊपर इसको लागू किया गया। कि इंडिया में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्ट के दौरान EIA नोटिफिकेशन को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड की गई। तो EIA जो नोटिफिकेशन है वो प्रोजेक्ट 1994 के अंडर जो प्रोविजन मेंशन की गई है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड, उसके तहत इसको नोटिफिकेशन को जारी किया गया। तो आपको ये याद रखना है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसकी प्रोविजंस को नोटिफिकेशन पर लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपसे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी चीजें जो मैं आज कवर करूंगी ध्यान से सुनते रहिएगा, सब चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बहुत सारे रिलेटेड नोटिफिकेशंस को इशू किया था, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेट करते हैं, उससे संबंधित हैं। तो जो EI है ये मैंडेटरी है फॉर 30 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। तो कितने प्रोजेक्ट्स के लिए इसको लागू किया गया था? 30 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। तो जो ये प्रोजेक्ट थे इनके लिए जरूरी था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है। अगर वो EIA के अंदर जो नोटिफिकेशन के अंदर चीजें मेंशन की गई हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, तभी उनको लागू किया जाएगा। तो जो भी परियोजनाएं हैं उनके लिए अनिवार्य था कि इन सभी परियोजनाओं के लिए EIA आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है EIA की। सभी को ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है या गो अहेड आगे चलने का जो सिग्नल है वो कौन ग्रांट करता है? फॉर द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के द्वारा इसको ग्रांट किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मेंशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं क्लियरेंसेस के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको क्लियरेंसेस मिलती है इसी मिनिस्ट्री के अंडर, और ये बहुत सारी कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। तो देख लेते हैं इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है इंडस्ट्री और माइनिंग से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री माइनिंग से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं वो सारी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो थर्ड जो है वो है थर्मल पावर प्लांट्स। फिफ्थ है रिवर, जो वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब भी इसके अंडर आ जाते हैं, इनको भी कैटेगराइज किया गया। इससे रिलेटेड जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसको पहले क्लियरेंस लेनी जरूरी है। किससे? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से। उसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी लेना पड़ेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है जिसके लिए क्लियरेंस लेना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके लिए भी उनको मंजूरी लेनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है पोर्ट हार्बर एयरपोर्ट। तो पोर्ट हार्बर एयरपोर्ट जो है, जैसे कि माइनर या छोटे जो पोर्ट हार्बर है उसके लिए जरूरी नहीं है कि EIA से रिलेटेड उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो पोर्ट्स और हार्बर एयरपोर्ट वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आ जाते हैं नाइट्रोजिनस या फोस्फेटिक अदर कंपाउंड्स जो हैं, या फिर सिंगल सुपर फोस्फेट हैं। तो ये सभी केमिकल्स है जिसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड क्लियरेंस लेना जरूरी है। आगे देखते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पेस्टिसाइड हैं उसके लिए क्लियरेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट आता है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दोनों आ जाएंगे, ओलिफिनिक जो होते हैं या फिर एरोमेटिक। तो इन दोनों के लिए क्या है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड क्लियरेंस लेना जरूरी है। तो जो भी पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कि कैप्रोलैक्टम हो गया या फिर अदर केमिकल्स हो गए लैब से रिलेटेड, तो उनके प्रोडक्शन के लिए भी बेसिक, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्लियरेंस लेना जरूरी है अंडर द EIA। किससे क्लियरेंस लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। कैटेगरी है वो है बल्क लेवल पे जो ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन यूज होती हैं उसके लिए भी क्लियरेंसेस लेना जरूरी है अंडर EIA नोटिफिकेशन।
नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक्सप्लोरेशन फॉर द ऑयल एंड गैस। तो जो भी उनसे रिलेटेड ऑयल गैस से रिलेटेड प्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है या उसकी स्टोरेज कर रहा है, तो उसके लिए भी क्लियरेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक रबड़। तो आप सभी कैटेगरीज को ध्यान से सुनते रहिए, उसके बाद वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एस्बेस्टो या एस्बेस्टो प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं जो भी हाइड्रोसिनिक या उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद आता है जो प्राइमरी मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आयरन या स्टील इंडस्ट्री होगी, और एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई, या कोई भी फेरस अलॉय से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसको भी क्लियरेंस लेना जरूरी है EIA नोटिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है? क्लोर एल्कली। तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के नाम दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सी जो है वो क्लियरेंसेस के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेटेड पेंट कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, जिसमें कि मैन्युफैक्चर किया जाता है रेजिन्स वगैरह का या रॉ मटेरियल जो होता है पेंट से रिलेटेड, तो वो भी इसके अंदर मेंशन है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है टूरिज्म से रिलेटेड। तो जो भी टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, तो उसमें बिटवीन 200 मीटर से 500 मीटर ऑफ हाई वाटर लाइन के होनी चाहिए वो, और लोकेशन कितनी होनी चाहिए? एलिवेशन ऑफ मोर देन 1000 मीटर, और जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हो? मोर देन 5 करोड़। तो ये तीनों चीजें जिसके अंदर मेंशन की गई हैं टूरिज्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है हाईवे प्रोजेक्ट। तो हाईवे प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट से के लिए क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं है जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा हो। तो इसके अलावा अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे में, तो उसके लिए EIA की क्लियरेंस लेना जरूरी है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? अगर रोड पे कोई भी वाइडनिंग हो रही हो, रोड को चौड़ा किया जा रहा हो या रोड को स्ट्रेंथन किया जा रहा हो, या फिर उसमें लैंड एक्विजिशन का केस हो, या फिर अलाइनमेंट की जा रही हो रोड के ऊपर किसी भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से रिलेटेड, जैसे कि नेशनल पार्क या सेंचुरी या टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, तो उसके लिए क्लियरेंसेस लेना जरूरी नहीं है। तो हाईवे प्रोजेक्ट में ये एक्सेप्शन है, ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको याद रखना है कि जो लीज पर हो फॉर मोर देन 5 हेक्टेयर्स के लिए, अगर ज्यादा 5 हेक्टेयर से ज्यादा के लिए जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड है और वो लीज पे लिए गए हो, तो उसके लिए EIA की क्लियरेंस की जरूरत है। कोई भी अगर टार्ड रोड्स होती हैं, हिमालय या वन क्षेत्रों में जो पक्की सड़कें बनाते हैं, उससे रिलेटेड भी EIA का नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। डिस्टिलरीज हैं जैसे कि कच्ची खाल या खाल से रिलेटेड, या रो स्किन्स हैं, पल्प, पेपर, न्यूज प्रिंट से रिलेटेड चीजें हैं, डाई, सीमेंट, फाउंड्रीज, तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो EIA के लिए इनको नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेना जरूरी है। देखते हैं कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। तो इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? सबसे पहले कि रिस्क असेसमेंट होना जरूरी है, कि जो भी जोखिम आकलन से रिलेटेड चीजें हैं तो उनको असेसमेंट करना बहुत जरूरी है EIA के अंडर। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना, पर्यावरण प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग करना, यानी कि उत्पाद निगरानी के से रिलेटेड जो भी पोस्ट मॉनिटरिंग है वो भी करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि EIA का मेन रोल क्या है। तो EIA जो है वो सर्व करता है एज अ प्राइमरी इन्वायरमेंटल टूल। तो ये एक पर्यावरण उपकरण के रूप में कार्य करता है और ये प्राथमिक पर्यावरण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो भी क्लियर प्रोविंसेस जो हमने मेंशन की हैं तो वो सब इसके अंडर आ जाती हैं, और इसको अप्लाई किया जाता है कंसिस्टेंटली सभी प्रपोजल के लिए जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड है। तो जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो उन सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या प्रपोजल से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो सब EIA के अंडर मेंशन की गई हैं। और EIA जो है वो एड्रेस करता है जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म फैक्टर हो गया या लॉन्ग टर्म फैक्टर हो गया, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इफेक्ट हो गए पर्यावरण के ऊपर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका, तो उसके बेसिस पे भी ये वर्क करता है। और साथ में EIA कंसीडर करता है कि जो भी एस्पेक्ट्स हैं लाइक सस्टेनेबल एस्पेक्ट होने चाहिए। अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी कैपेसिटी जो है वो कैरी कैपेसिटी जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए विद द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो उससे इन्वायरमेंट पे या बायोडाइवर्सिटी पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट या बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड विद द EIA, वो सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स क्या हैं। उसमें आता है कैपेसिटी फॉर द एसिमिलेशन। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी क्या है, या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन उससे रिलेटेड क्या है। तो ये सारे स्थायी पहलू पर विचार करना होता है रिलेटेड विद द EIA प्रपोजल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो बिल्ट मैकेनिज्म होता है उसको फॉलो अप करना होता है, और जो फीडबैक होता है वो भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है अंडर द EIA। सभी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। जैसे कि मैकेनिज्म इंक्लूड होता है इसमें कि मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और इवैल्यूएशन किया जाए किनका, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या जो प्रपोजल है उनका रिलेटेड विद द EIA। तो जो असेसमेंट है वो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस का किया जाता है। तो जो भी असेसमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को इकोसिस्टम से रिलेटेड जो है उनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि वहाँ की एयर प्रदूषित तो नहीं हो रही है, वहाँ का वाटर जो है वो प्रदूषण मतलब पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, वहाँ की लैंड को कोई डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं कोई उसके ऊपर पड़ रहा है ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है रिलेटेड विद द इंडस्ट्रीज जो EIA क्लियरेंसेस के अंदर मेंशन है, तो उसका असेसमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों कौन कौन से फैक्टर्स को इस पर ध्यान में रखना है, इकोसिस्टम से रिलेटेड जो फैक्टर्स है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या ज़रूरी है। इसमें एनालिसिस करना होता है अगर कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं रिलेटेड विद द प्रपोज प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड। तो अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, प्रपोजल आया है और उससे रिलेटेड चीज़ों को पहले ऑडिटिंग किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर कोई उसका हार्म तो नहीं पड़ेगा। तो ये पहले एनालाइज करना ज़रूरी होता है। और वहाँ के जो आसपास के पीपल हैं, नेबरहुड एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो ये मेन नेसेसरी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर फॉलो करना ज़रूरी है। देख लेते हैं कि EIA के बेनिफिट्स या लाभ क्या हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे कि एलिमिनेट किया जा सकता है जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर पीपल के ऊपर। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो EIA जो है वो अनेबल करता है डिसीजन मेकर्स को कि वो डिसीजन ले सकें किस बेसिस पे एनालाइज करके जो भी इफेक्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के, किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, एज वेल एज बिफोर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। तो एक EIA कब वर्क करता है, जब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जाता है, ना कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद। तो पहले ही उसको एनालाइज करना, उसके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही EIA को फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो EIA है ये एनकरेज करता है एडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इन द डेवलपमेंटल प्लान। तो जो भी इससे रिलेटेड विकास योजना है उसमें जो शमन रणनीतियां होती हैं या अनुकूलन जो रणनीतियां होती हैं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि अगर वहां पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको पहले सुधार दिया जाए उससे रिलेटेड, और उससे कोई भी आने वाले टाइम में लोगों पर या इन्वायरमेंट पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो EIA जो है वो लिंक करता है इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ। तो एक तरह से ये सस्टेनेबल अप्रोच है जिसमें इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट को दोनों को साथ लेकर चला जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जो इसका गोल है वो इंश्योर करता है कि जो इन्वायरमेंटली सेफ होने चाहिए सभी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं जो EIA के अंडर आते हैं, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूल को फॉलो करनी चाहिए। तो इसका लक्ष्य ये है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो और सतत विकास को सुनिश्चित करता हो। तो ये इसके मेन लाभ हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। We will discuss environmental components of environment impact assessment। EIA के पढ़नीय वर्णीय घटक क्या हैं। तो एयर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो EIA से रिलेट करते हैं। सबसे पहले जो एयर इन्वायरमेंट है, वायु पर्यावरण है, उसमें क्वालिटी ऑफ एम्बिएंट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और प्रिडिक्ट होनी चाहिए। तो जो भी वर्तमान या अनुमानित परिवेशी वायु है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो साफ होनी चाहिए, कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल डाटा रिलेटेड विद विंड स्पीड कितनी है, वहाँ पर डायरेक्शन कितनी है विंड की, या ह्यूमिडिटी लेवल कितना है। तो इन सब चीज़ों को मेट्रोलॉजिकल डाटा से फॉलो किया जाता है, पहले एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है कि क्वालिटी ऑफ एमिशन क्या है फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट है
उससे रिलेटेड एमिशन क्या होगा, किस तरह की गैसेस वहाँ पर रिलीज होंगी या जिससे कि इन्वायरमेंट पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इसकी क्वालिटी ऑफ एमिशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस कंपोनेंट के अंदर आता है, एयर इन्वायरमेंट कंपोनेंट के अंदर। नेक्स्ट इसका पार्ट है पोल्यूशन कंट्रोल डिजायर्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो जो मेन वर्क होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो वो भी एयर इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स ऑफ EIA के अंदर मेंशन किया गया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट कंपोनेंट है नॉइज, वायु पर्यावरण। तो वायु पर्यावरण जो है उससे रिलेटेड लेवल्स को चेक किया जाता है कि वहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उससे कोई नॉइज पोल्यूशन तो नहीं फैलेगा और वहाँ के आसपास के लोगों को उससे कोई हार्म तो नहीं पहुँचेगा। तो इसको पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है और जो स्ट्रैटेजीज है, अगर कोई नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सके, ऐसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वाटर इन्वायरमेंट। तो सबसे मेन कंपोनेंट भी देख लेते हैं कि वाटर इन्वायरमेंट क्या है, बिकॉज वाटर जो है वो सबकी नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर भी, जैसे कि एयर है। तो एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड और सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी पे या उनकी क्वांटिटी पे कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े विद इन द जोन। तो जिस जोन के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लागू किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी सरफेस या ग्राउंड वाटर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है ऑन द वाटर रिसोर्सेज। तो इसको भी देखा जाता है कि प्रदूषण को नियंत्रण या वायु गुणवत्ता के जो मानक हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो प्रोजेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं फ्लोरा एंड फोना इन द इम्पैक्ट जोन। तो जहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रपोज की गई है वहाँ के प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े उस इम्पैक्ट जोन के अंदर वो जो आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है EIA के नोटिफिकेशन के द्वारा। तो जो पोटेंशियल डैमेज होगा ड्यू टू द प्रोजेक्ट या फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एफ्लुएंट्स रिलीज होंगे, एमिशन होगा किसी भी तरह की गैसेस का या पोल्यूशन का, तो वो लैंडस्केपिंग वहाँ की जो आसपास की भूमि है वो उन सब का निर्माण, वो सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इससे कोई पोटेंशियल डैमेज ज़्यादा ना हो ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। तो ये भी EIA के अंडर मेंशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्ट्रेस या प्रिडिक्शन। तो इससे बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या फिर जो लैंड इन्वायरमेंट है वो खराब तो नहीं होगा, लैंड डिग्रेडेशन तो नहीं होगा ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको भी स्टडी किया जाता है EIA के अंडर, और जो लैंड यूज है वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न है, इन सबको भी पहले से एनालाइज किया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो जो इम्पैक्ट है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज साइट पर इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट का, तो इन सब चीजों को भी EIA के अंडर मेंशन किया गया है। सबसे लास्ट में क्या असेसमेंट किया जाता है, जो भी वहां से एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज होंगे, जो भी इकोनॉमिक को फायदा मिलेगा प्रोजेक्ट से, तो उन सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि अबव जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने जो सारे फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, लाइक कंपोनेंट एयर इन्वायरमेंट को कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा है, वाटर पोल्यूट तो नहीं हो रहा है, लैंड खराब तो नहीं हो रही है, कोई नॉइज पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे लास्ट में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखा जाता है अंडर द EIA नोटिफिकेशन। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप सभी मुझे बताइए कि कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, नेसेसरी है फॉर द EIA। कवर करेंगे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस या प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व हैं। तो EIA के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप मेंशन किए गए हैं वो सब हम डिटेल में कंप्लीट रीड करेंगे। तो EIA प्रोसेस जो है कि साइक्लिकल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बिकॉज इसके जो इंटरेक्शन है डिफरेंट स्टेप्स की वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। EIA प्रोसेस और प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन किया जाता है सबसे पहले बेसलाइन डाटा का, कहाँ से, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन किया जाता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर कोई पहले वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ हो और उसके बेसिस पे क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ के एरिया का, तो उसको भी क्या इम्पैक्ट रहे हैं उसको भी प्रिडिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट क्या है वर्सेस इवोल्यूशन ऑफ नेट कॉस्ट बेनिफिट क्या है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, और उसके बेसिस पे इससे नेट कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा अगर ये प्रोजेक्ट फॉलो हो जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन की जाती है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स की।
किस लिए? टू रिड्यूस द इम्पैक्ट टू मिनिमम। अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ की लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर या फ्लोरा फोना के ऊपर, तो उसको कम से कम इम्पैक्ट पड़े, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्लान एंड मिटिगेशन मेजर। तो क्वांटिफिकेशन किया जाता है किसका? फाइनेंशियल कॉस्ट का, जो भी रिलेटेड है मॉनिटरिंग प्लान से, और मिटिगेशन मेजर्स फॉलो किए जाते हैं कि मिटिगेशन मेजर अगर कोई भी बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, तो उससे रिलेटेड प्लान और मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद लास्ट में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, और उसके बाद जो भी मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं फॉर हर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट के लिए, और रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट प्लान्स को भी फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कि वहां पर कोई डेवलपमेंटल प्लान है और वहां के आसपास के लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा या फिर रीसेटलमेंट प्लान कोई करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को लाया जाता है सबसे लास्ट प्रोसेस और प्रोसीजर में। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे फर्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है EIA प्रोसेस और प्रोसीजर्स का। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स जो हैं फॉर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेसेस के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इसमें स्क्रीनिंग होता है। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट प्लान है उसको स्क्रीन किया जाता है, उसको देखा जाता है, किस लिए? फॉर द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। वहाँ की लोकेशन क्या है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंटल टाइप क्या है उसका, किस तरह का डेवलपमेंट होगा उस प्रोजेक्ट के लगने से, लागू होने से, और अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है, गवर्नमेंट से कोई क्लियरेंस लेनी है, तो उन सब चीज़ों को किस में ध्यान में रखा जाता है? स्क्रीनिंग के अंदर। तो सभी ध्यान से सुनिएगा स्क्रीनिंग में क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप है स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट होते हैं उन सबको ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर, और जो जोन ऑफ इम्पैक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जोन आते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आसपास के लोगों पे, लैंड पे, या फिर उससे रिलेटेड मिटिगेशन पॉसिबिलिटी क्या है, उससे कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, या अगर कोई मॉनिटरिंग की जरूरत है तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा? स्कोपिंग के अंदर आ जाएगा। थर्ड स्टेप है कलेक्शन। तो थर्ड स्टेप में कलेक्शन में क्या होता है कि बेसलाइन डाटा को कलेक्ट किया जाता है। बेसलाइन डाटा क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ द स्टडी एरिया। तो जिस भी एरिया के स्टडी करें तो उससे रिलेटेड क्या इन्वायरमेंट स्टेटस है, पर्यावरण का क्या स्टेटस है, तो उसको किसमें किया जाता है? बेसलाइन डाटा के अंदर कलेक्ट किया जाता है। फोर्थ स्टेप है इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। तो इम्पैक्ट प्रेडिक्शन के अंदर क्या आता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, क्या उन इम्पैक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, या वो इरिवर्सिबल है या टेम्परेरी है, या फिर वो परमानेंट इम्पैक्ट है। तो इन सबको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो अगर वो रिवर्सेबल है तो उनको चेंज कर दिया जाता है, अगर वो इम्पैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है, परमानेंट है, तो फिर उसके लिए आगे के लिए प्लान्स किए जाते हैं। तो इसलिए जो भी गुड अंडरस्टैंडिंग करना प्रोजेक्ट की असेसमेंट एजेंसी के द्वारा बहुत ज़रूरी है, जो किसके अंदर आती है? इम्पैक्ट प्रेडिक्शन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है मिटिगेशन मेजर। तो मिटिगेशन मेजर के अंदर EIA रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक्शन या स्टेप आते हैं कि कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है जो भी इम्पैक्ट्स हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए कि उनके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज तो नहीं है, उनसे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? मिटिगेशन मेजर्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है पब्लिक हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है कि जो EIA रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पब्लिक और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो वहां पर रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट साइट से रिलेटेड, तो उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है और उनको कंसल्ट भी किया जाता है, किसके अंडर? पब्लिक हियरिंग के अंदर। तो लास्ट स्टेप होता है, सेकंड लास्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है वो एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कंसल्ट करती है जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उनके साथ, और वो फाइनल डिसीजन लेती है, और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, EIA को ध्यान में रखते हुए और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट प्लान जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो फाइनल डिसीजन यहाँ पर लेती है। स्टेप क्या है? मॉनिटरिंग किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का। तो जो भी वेरियस फेसेस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट के, उसको ध्यान में रखते हुए इसको मॉनिटर किया जाता है, किसको? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को, लास्ट प्रोसेस स्टेप के अंदर। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि EIA प्रोसेस का थर्ड स्टेप क्या है, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट में आपको मेंशन किया है। तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी क्या है रिलेटेड विद द EIA। तो EIA के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो इस पे वर्क करती हैं।
तो वो कौन कौन से बेसिस पे बनाई जाती है, कौन से डिसिप्लिन पे उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है इसमें इकोसिस्टम मैनेजमेंट, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन से रिलेटेड जो है वो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद आता है एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पर बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल आएगा, जो हम आपके सिलेबस में मेंशन है, आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। उसके बाद आता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन जो है। नेक्स्ट आता है फ्लोरा फोना कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो जो भी वहाँ की वनस्पति या जीव संरक्षण है, प्रबंधन उनका कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड यूज प्लानिंग, भूमि की उपयोग की योजना। ये सब एक्सपर्ट कमेटी इसके बेसिस पे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सोशल साइंसेज और रिहैबिलिटेशन, जो सामाजिक विज्ञान है या पुनर्वास है उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना समीक्षा क्या है, इकोलॉजी क्या है, परिस्थिति क्या है वहाँ की। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो जो पर्यावरणीय वहाँ के आसपास की हेल्थ, जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, बुरा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, तो इससे रिलेटेड भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। लास्ट है सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट, तो विषय क्षेत्र विशेषज्ञ भी पोजीशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी में मेंशन किए गए हैं। हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट कमेटी है कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, कौन कौन से इसमें मेंबर्स या चेयरमैन होते हैं। तो जो इसमें चेयरमैन होते हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इकोलॉजिस्ट होने चाहिए, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, या टेक्निकल प्रोफेशनल से वो जुड़े होने चाहिए। तो उनके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजरियल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के, वो प्रतिनिधि जो होते हैं किसके, आकलन एजेंसी के, वो एक्ट करते हैं एज अ मेंबर सेक्रेटरी, तो वो सदस्य सचिव होते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं वो सर्व करते हैं इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो जो इसमें अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनके अलग अलग रोल होते हैं, वो अलग अलग कैपेसिटी और फंक्शंस के अंदर, एरियाज के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबरशिप है इस कमेटी की वो कितनी होनी चाहिए, 15 मेंबर होने चाहिए, 15 से ज्यादा मेंबर इसमें नहीं होने चाहिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं EIA एक्सपर्ट कमेटी के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अप्रेजल कमेटी होती है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन उसको प्रस्तुत करता है। तो इसको प्रस्तुत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये सबसे पहले स्क्रूटिनाइज करती है, प्रोजेक्ट के बारे में जांच करती है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटीज। तो उसको कौन स्क्रूटिनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अगर जरूरी होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो कंसल्टेशन भी होल्ड करती है विद द इन्वेस्टर या एक्सपर्ट के साथ, जो भी रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिक इशू से। तो उसके लिए वो मीटिंग या कंसल्टेशन भी हेल्ड करती है। तो इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो है वो अकॉर्ड की जाती है विच इज सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लागू किया जाता है, मतलब उनको क्लियरेंस दी जाती है। क्लियरेंस कब दी जाती है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। तो पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो किया जाता है आफ्टर ऑल दी स्टेप जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। देखते हैं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किस केसेस में दी जाती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लागू की जाती है। तो वो प्रोजेक्ट जहां पर जो प्रोपोनेंट होते हैं अगर वो सबमिट कर देते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद इन 90 डेज, तो जो भी परियोजनाएं होती हैं उसके मामले में जहां परियोजना प्रस्तावों को 90 दिनों के भीतर पूरी जानकारी में दिया जाता है, तो उन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके लिए जो क्लियरेंसेस हैं इसके लिए 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक तो शिलोंग में है, सेकंड भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ एंड भोपाल। तो जो ये सारी रिलेटेड क्लियर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले इंश्योर किया जाता है एडिक्वेसी ऑफ सजेस्टेड सेफगार्ड, कि इसकी प्राथमिकता यही रहती है कि जो सुरक्षा उपाय हैं उनको सुनिश्चित करना जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट सेफ है, लोग सेफ है, वहाँ के फ्लोरा फोना सेफ है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए ही इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया जाता है। सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का वो ये है, मान लीजिए अगर किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट और बाद में भी उसमें कोई सुधार करना है, तो उसको भी बीच में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद भी उसको सुधार किया जा सकता है।
हम डिटेल में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ कोस्ट क्या है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान होता है जिसको बोलते हैं CZMP। तो इसको प्रिपेयर कौन करता है? कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी। किसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करती हैं? जो भी रूल सेटअप किए गए हैं बाय द CRZ नोटिफिकेशन 1991, तो उसके आधार पर इन रूल्स को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है किसके लिए? डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। फिर बाद में जो रिपोर्ट होती है उसको सबमिट किया जाता है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को फॉर अप्रूवल। तो सबसे लास्ट में किसके पास जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास। नाउ नेक्स्ट इज द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कौन कौन मुख्य प्रतिभागी होते हैं EIA के अंदर? तो जो EIA है वो अप्लाई किया जाता है सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट सेक्शंस को। तो ये दोनों सेक्टर्स के लिए होता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इसके अंदर मेन 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 मुख्य इसके अंदर जो प्रतिभागी होते हैं वो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले होते हैं जो प्रपोज करते हैं प्रोजेक्ट को। तो जो लोग परियोजनाएं बनाते हैं, प्रस्ताव करते हैं उसका, तो वो सबसे पहले आते हैं, प्रतिभागी होते हैं EIA के अंदर। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, जो प्रिपेयर करते हैं EIA को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। तो वो लोग जो भी प्रस्ताव करते हैं, सलाहकार होते हैं परियोजना से रिलेटेड और EIA को तैयार करते हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं। थर्ड है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो होते हैं वो है पब्लिक हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो जनता भी इसके अंदर जरूरी होती है बिकॉज वो भी अपनी राय देती हैं और जो भी उनका ओपिनियन रहता है, जो आसपास में लोग रहते हैं उनको कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो तो उससे रिलेटेड पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट है वो है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। तो जो प्रभाव आकलन एजेंसी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का रीजनल सेंटर है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहां प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो भी इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स होते हैं EIA से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2020। तो 2020 का नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, तो इससे रिलेटेड हम सारी चीजें कवर करेंगे अभी। तो जो ये नोटिफिकेशन है इसको क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2020। तो EIA नोटिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेबल है पूरे इंडिया के अंदर और इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वोटर्स के अंदर। तो जो इंडिया की टेरिटरीज में वोटर बॉडीज आती हैं तो उसके ऊपर भी ये EIA का नोटिफिकेशन लागू होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेंशन किया गया है वो है एक्रेडिटेड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन सलाहकार संगठन, जिसको क्या बोला जाता है? ACO। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संगठन होता है जो कि एक्रीडेटेड होती है विद द नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो कौन इसको एक्रीडेट करता है, कौन इसको गुणवत्ता देता है? नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंदर आती है? QCII के अंदर आती है। या फिर अदर कोई एजेंसी अगर इन्वॉल्व होती है तो वो भी इसको नोटिफाई कर सकती है बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये तीनों आपको मिनिस्ट्रीज के नाम याद रखने हैं फॉर द नोटिफिकेशन 2020 में जो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में और 2020 में। तो 2020 का नोटिफिकेशन क्यों लागू किया गया था, क्यों लाया गया था और इससे में क्या अंतर है 2006 से नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मेजर जो डिफरेंस है वो है फीडबैक टाइम के बेसिस पे, प्रतिक्रिया समय के बेसिस पे। तो जो पहले वाला नोटिफिकेशन था 2006 वाला, वो फीडबैक टाइम कितने दिन का देता था? 30 दिन का, 30 डेज के लिए। किसको? जो रेजिडेंट्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो अपनी ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कितने दिन के लिए? 30 डेज के अंदर। लेकिन जो 2020 का नोटिफिकेशन है इस फीडबैक टाइम को इन्होंने कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अब ये कितना हो गया? 20 डेज का हो गया अंडर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ 2020। तो सबसे पहले आपको फीडबैक टाइम को याद रखना है।
नेक्स्ट जो इसमें मेजर पॉइंट है वो है कंप्लायंस रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट के बेसिस पे है। जो प्रोजेक्ट है रिलेटेड विद दिस EIA इम्पैक्ट, उसको परमिशन लेनी होगी फॉर टू फाइल द कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी 6 मंथ अंडर 2006 नोटिफिकेशन। तो 2006 नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर परमिशन चाहिए होगी उसको कंप्लीट करने के लिए या लागू करने के लिए, तो पहले कंप्लायंस रिपोर्ट जो है उसको फाइल करनी पड़ेगी हर 6 महीने के अंदर। लेकिन अब इस टाइम को बढ़ा दिया गया है, इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। तो जो कंप्लायंस रिपोर्ट को फाइल करने की टाइम पीरियड है वो कितना हो गया है, 1 साल हो गया है। तो पहले 6 महीने था, 1 ईयर हो गया 2020 नोटिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजिक गो अहेड, रणनीतिक आगे बढ़ाने के बेसिस पर इसको कैसे नोटिफाई किया गया है। न्यू नोटिफिकेशन के द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। वो प्रोजेक्ट जो ब्रांडेड स्ट्रैटेजिक होते हैं उनको परमिशन दी जाएगी बिना किसी नीड फॉर देयर फीडबैक और कंप्लायंस स्टडी के बेसिस पे। तो कोई भी उनके लिए फीडबैक या कंप्लायंस स्टडी की जरूरत नहीं है उनको अनुमति देने के लिए, अगर कोई ब्रांडेड स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। तो ये स्ट्रैटेजिक गो अहेड के अंदर मेंशन किया गया था। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के बेसिस पे, जो सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया है। तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है रिडक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम 30 डेज टू 20 डेज। तो ये किसकी बात हो रही है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ 2020 की बात हो रही है। तो इसमें जो 30 दिन का समय है उसको कम कर दिया गया है 20 दिन के लिए। किसके लिए, फॉर पब्लिक हियरिंग के लिए। तो जो भी पब्लिक है उसको सबमिट करना पड़ेगा अपना रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग, अगर वो कोई भी एप्लीकेशन देनी जाती है फॉर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। तो पहले कितना था, 30 दिन था 2006 के अकॉर्डिंग। 2020 में कितना हो गया, 20 दिन हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। तो जो अनुपालन रिपोर्ट है उसका मुद्दा है, उसके बेसिस पे जो 2006 का नोटिफिकेशन है उसमें चाहिए होता था कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उनको सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट एवरी 6 मंथ। रिपोर्ट में उनको क्या मेंशन करना होगा कि वो जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो परमिशन के बेसिस पे कर रहे हैं, जो परमिशन में टर्म्स दी गई हैं उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, उसको लागू किया जा रहा है। तो हर 6 मंथ में उनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अब देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है उसको कैसे कम किया गया है, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसकी प्रक्रिया को कैसे कम किया गया है। तो पहले जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंगली जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर होगी है कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया प्रोजेक्ट को एज अ स्ट्रैटेजिक। तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक कैटेगरी बना दिया जिसके अकॉर्डिंगली जो EIA की प्रोसेसेस है वो कम हो गई है। तो 2006 में स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैटेगरी नहीं थी। किसी भी परियोजना को रणनीतिक कब माना जाता है, अगर उसके अंदर जो अधिसूचना है उसमें ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी परियोजना से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी, तो वो पब्लिक डोमेन के अंदर मेंशन नहीं की जाएगी। And this is all about today's theory series 9 for the paper 2 unit 4 topic 5 environmental impact assessment and environmental clearances। तो आज की थ्योरी सीरीज में हमने क्या कवर किया है, सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखी है कि इसको लागू क्यों किया गया है और ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मैकेनिज्म को लागू और इंट्रोड्यूस कब किया गया था और ये क्या होता है, ये कौन सा टूल है और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड क्या रोल है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि EIA को कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए तो EIA लेजिस्लेशन क्या है, उसको कब लागू किया गया था और ये जो नोटिफिकेशन है कौन सी इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो सब पढ़ी है और जो EIA के अंदर 30 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट है उसको हमने देखा है पूरा डिटेल में। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर क्या मेंशन किया गया है और किसके लिए EIA नोटिफिकेशन में क्या चीजें आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या चीजें एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, जिसके अंदर मैकेनिज्म होता है, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, इवैल्यूएशन की जाती है और कौन से वेरियस फैक्टर है इकोसिस्टम से रिलेटेड जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और बायोलॉजिकल। आफ्टर दैट हमने इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में देखा है कि नॉइज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वाटर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसके क्या रूल है। उसके बाद हमने EIA के प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को डिटेल में देखा है कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरे स्टेप्स को हमने डिटेल में देखा है कि स्क्रीनिंग कैसे होती है, स्कोपिंग, कलेक्शन, इम्पैक्ट क्या है उसका, मिटिगेशन मेजर्स क्या है। फिर हमने बाद में एक्सपर्ट कमेटी की कॉम्पोजिशन पढ़ी है कि किस बेसिस पे
विशेषज्ञ समितियों का संरक्षण किया जाता है। तो संरचना के लिए कौन कौन से मेन कॉम्पोजिशन है, ये सब हमने डिटेल में देखे हैं। फिर इस कमेटी के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। आफ्टर दैट सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान क्या होता है और इसको कौन प्रिपेयर करता है, और मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है EIA के अंदर। तो मेन प्लेयर्स हमने 6 प्लेयर्स देखे हैं, कौन कौन थे हैं, तो और उसके डिटेल में हमने पूरा कवर किया है। लास्ट में हमने पढ़ा है कि जो EIA के लिए जो मेन नोटिफिकेशन है, जो पेपर 1 में भी आ सकते हैं और पेपर 2 में भी आ सकते हैं। 2006 का नोटिफिकेशन क्या था और 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, तो उससे रिलेटेड हमने सारे इश्यूज यहाँ पर कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में सब चीजें अच्छे से बैठी रहेंगी और एग्जाम में आपको याद रहेगा। तो ये आपके सिलेबस में रिलेटेड सभी चीजें मेंशन है और इसके अलावा भी जो आपके सिलेबस में आ सकता है EI से रिलेटेड वो भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया है। तो आपका मिस नहीं होगा कुछ भी सिलेबस में, इवन आप एक्स्ट्रा चीजें और ज्यादा पढ़ लोगे कि जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आता है तो वह भी आप कवर कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी सीरीज को और वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। आप सभी जो है वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो आप सबके ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा एग्जाम तक। एग्जाम डेट जो है वो जल्दी अनाउंस होगी, BPSC अनाउंस करेंगे एग्जाम डेट। हमने आपको जैसे कि बताया कि BPSC बहुत जल्द एग्जाम डेट बताएंगे, तो आप सभी अपनी तैयारी उस हिसाब से करते रहिए और किसी भी चीज को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पुट करते रहिए, डाउट पूछते रहिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते रहिए। थ्योरी सीरीज के जो क्वेश्चंस हम देते हैं सुपर टेस्ट सीरीज के अंदर उसको भी साथ साथ कवर करते रहिए। और पेपर 1 के लिए कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे थे कि मैम थ्योरी प्रोवाइड कीजिए, तो पेपर 1 के लिए करंट अफेयर्स जो आएगा और जो आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड है उसके लिए अलग से कोई वीडियोस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सुपर टेस्ट सीरीज में ही आपको इतने बड़े क्वेश्चंस देते हैं और सारा डाटा इतना इंपॉर्टेंट उसमें देते हैं ताकि आपके सारे नोट्स वहीं से तैयार हो जाएं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो एग्जाम बेस पैटर्न है और साथ ही साथ आपके सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। पेपर 1 में भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो या पेपर 2 के ऊपर जो बेसिक सिलेबस है वो सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप सभी वरी मत कीजिए, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करते रहिए और लास्ट में जो PDF है उसको रिवीजन के लिए रखिएगा। अगर अभी से PDF को देखेंगे, वीडियो नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस हो सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना है। आपका होमवर्क है थ्योरी सीरीज 1 to 9 को रिवाइज करना है और थ्योरी सीरीज 1 to 13 के सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। फॉर नेक्स्ट क्लास के शेड्यूल के लिए हम कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करेंगे या फिर आपको टेलीग्राम के थ्रू हम शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड मिलते रहें। तो होप सो आप सबको वीडियो पसंद आएगी, अपना फीडबैक देते रहिए और हम आपको जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आप भी हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। एस्पिरेंट्स आप जितना इस वीडियो को हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ तो आप शेयर कीजिए, बिकॉज ये चैनल BPSC एग्जाम के लिए बहुत ही फोकस चैनल है और यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, कोई ज्यादा आपको बर्डन नहीं दिया जाता जिससे कि आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्टेड चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें ही एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स को शेयर कीजिए। एस्पिरेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। जय हिंद।